आपको बता दें कि जिस तरह से कल एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसको लेकर अब सियासी हलचल और तेज हो गई। और इस बीच बड़ी खबर यह कि 142 सीटों पर कल रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 92.67% मतदान हुआ है। इससे पहले अगर 152 सीटों की पहले फेज की बात करें तो 93.19% वोटिंग हुई थी। और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी इन नतीजों को नकार रही है और टीएमसी एक बार फिर अपनी जीत का ही दावा कर रही है। 235 सीटें हम जीतेंगे, ये टीएमसी का दावा है कि 235 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। तो सियासी बयानबाजी यहां पर और तेज होती दिख रही है। और सीधे तौर पर यहां टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, वो तो सीधे तौर पर एग्जिट पोल की ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में यह अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ था, इस बार भी यही होगा। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ आ गई है, आम आदमी पार्टी से घरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आ गए हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, एहतेशामुल हक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी का पक्ष रखेंगे, रोहित अग्रवाल आरएलडी से आ गए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ और ग्राउंड जीरो से भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर इस वक्त जो है चर्चा सिर्फ यही हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे दिलचस्प, क्योंकि कई एग्जिट पोल हैं और अगर एक तरह से देखा जाए तो क्लोज फाइट, टफ फाइट यहां पर इसे कही जा सकती है। मैं अब हमारे साथ आप देख रहे हैं ऋषिकेश भी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, आप तो बंगाल में भी रहे, वहां पर आपने वहां का माहौल जो है काफी दिनों तक आपने जो है देश के सामने रखा, जनता के सामने रखा। अब ये जो एग्जिट पोल आए हैं, जो जमीनी हकीकत दिख रही थी, ये तो बिल्कुल उसके उलट दिख रहे हैं। ऋषिकेश, देखिए पूजा, बिल्कुल जो एग्जिट पोल है और जो एग्जिट पोल है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। कई सारे एजेंसियों का हम लोगों ने एग्जिट पोल देखा और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि कल जो 142 सीटों पर जहाँ चुनाव हुए हैं पूजा, और उस 142 सीटों का आंकड़ा क्या है। 142 सीटों में 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 123 सीटों पर चुनाव जीती थी और तकरीबन भारतीय जनता पार्टी यहां 19 सीटों पर चुनाव जीती थी। एक आईएसएफ के कोटे में था। जो 2021 का जो वोटिंग परसेंटेज है पूजा, वो 88% था पिछली बार, और इस बार उसे 94% कहा जा रहा है। हालांकि 93% ऑफिशियल आंकड़ा है। तो क्या जो बढ़ा हुआ, और कहा जा रहा है कि जो 5 या 6% का गैप रहा है पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव में, जिसे बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है, उस बम्पर वोटिंग के अपने अपने राजनीतिक मायने हैं। मसलन जो वोट की संख्या है वो कमोबेश उतना ही है जितना पुरुष मतदाताओं ने वोट किया, जितना महिला मतदाताओं ने वोट किया। लेकिन एसआईआर में तकरीबन 1 करोड़ नाम बाहर होने के बाद ये वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। 88 से वो सीधा 93% पर आ रहा है। तकरीबन 5 या 5.5% का अंतर है। फर्स्ट पेज में भी कमोबेश यही अंतर था। अब सवाल है कि जिन विधानसभा सीटों पर और जिन खास करके जिलों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें जीती थी पिछली बार, क्या वहां इस बार वो सीटें बढ़ा रही है। तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि नदिया जिले में पूजा 17 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें से 9 विधानसभा की सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2021 में चुनाव जीती थी। ये वो इलाका है जहाँ पे मतुआ और हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे ज़्यादा कोशिश की गई चुनाव के दरमियान में। चुनाव के पहले भी वहाँ पे नागरिकता एक बड़ा इशू रहा था और वहाँ पे बीजेपी के तमाम प्रचार से लेकर के और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया था कि आपकी नागरिकता केंद्र सरकार छीन रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी छीन रही है। तो उन इलाकों के 17 में से 9 सीटों पर जो तृणमूल कांग्रेस पिछली बार चुनाव हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सबसे ज़्यादा आंकड़ा था 19 में से नदिया। वहाँ पर जो समीकरण है और वहाँ पर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 92% है। जो मेरे पास डाटा है वो 92.14% है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ेगी और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 9 से ये 12, 13 या 14 चले जाए। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को 3-4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बाकी की जो सीटें हैं, नॉर्थ 24 परगना पूजा, जहाँ पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर और ख़ास करके जो वोट पोलराइजेशन को लेकर बातें हो रही थी। और इस नॉर्थ 24 परगना में 5 विधानसभा की सीटें, 33 विधानसभा है पूरे नॉर्थ 24 परगना में पूजा। खास करके इस जो विधानसभा की संख्या है
उन 5 सीटों में से क्या भारतीय जनता पार्टी वो 5 सीटें जीतने में वो सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट पर कहा जा रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, 5 से वो सीटों की संख्या कमेगी। इसके अलावा साउथ 24 परगना में 39 सीटें 31 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिली थी, वहाँ पर देखना है कि बीजेपी कितना सीटें बढ़ा रही है। हावड़ा में 16 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी शून्य पर है। हुगली जहाँ पे 18 विधानसभा जिला है जिसमें 18 सीटें हैं, जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थी 2021 में। इस बार चूंकि हुगली से लॉकेट चटर्जी लोकसभा का सांसद थी, वो चुनाव हार गई। 2024 का जो चुनावी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का गढ़ अपना किला बरकरार रहा है। तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो 5.5 या 6% का अंतर है, फर्स्ट पेज में भी 93% था, सेकेंड पेज में भी 93% के आसपास है, 92 पॉइंट समथिंग, और 6% का अंतर है। तो क्या ये बम्पर वोटिंग, ये 6% जो बढ़ा हुआ है, क्या वो किसके पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, और एंटी इनकम्बेंसी के वोट होने की वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और जो उनके वोट परसेंटेज 38% था, हो सकता है कि उसमें वो 42 या 43% वोटों के शेयर के साथ आगे रहें। और जो एग्जिट पोल में ये तमाम जो परसेंटेज है 42% के आसपास, तमाम जो चैनल हैं या जो एजेंसियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को 42% के आसपास वोट दिखा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट शेयर 48% था, उसमें हो सकता है कि 2% की कमी हो, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 3 या 4% वोट परसेंट से वो ज़्यादा दिख रही है। और ऐसे में ये कहना कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही है या बदलाव हो रहा है, कमोबेश ग्राउंड पर रहने के दरमियान ये चीज़ें तो स्पष्ट तौर से सामने नहीं दिख रही है। दूसरी वजह यह है पूजा कि खास करके आप बीते 4 विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। पश्चिम बंगाल के पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपये नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव के ठीक पहले उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, और वो संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास थी। वहाँ पे प्रो कम्बेंसी था और एनडीए वहाँ 200 सीटों से पार कर गया। महाराष्ट्र में देखिए लाडली योजना थी, वहाँ पे महिलाओं के खाते में जो स्कीम गया, कैश ट्रांसफ़र स्कीम, उसने वहाँ प्रचंड बहुमत दिलाई। इसके अलावा आप हरियाणा में देख ले, इसके अलावा आप वहीं तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई अगर यही फैक्टर्स बिहार में, महाराष्ट्र में ये जीत का कारण बन सकते हैं, तो असम में ये जीत का कारण बन सकते हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स प्रशांत आपको अगर अभी हम एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर ही अगर हम आकलन करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स है जो अगेंस्ट जाते हुए ममता बनर्जी के दिखे? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने किस स्ट्रेटजी के तौर पे काम किया, उस स्ट्रेटजी को हमें समझना होगा। महिलाओं को जो एक कोर वोट बैंक था ममता बनर्जी का, उसको काट के लिए उन्होंने 33% आरक्षण की बात की हर सरकारी नौकरी के अंदर, 1,500 रुपये को बढ़ा के 3,000 रुपये की बात की। इसके अलावा महिला सुरक्षा का मामला आरजी कर से उठाया, इसके अलावा संदेश खाली से उठाया। आरजी कर की जो पीड़िता की माँ थी, उनको रत्ना देवना को उन्होंने टिकट दिया। संदेश खाली में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आई, उसको बीजेपी ने टिकट दिया। इसके अलावा 2025 में आरजी कर के बाद जो ममता बनर्जी का बयान आया, उसको मुद्दा बनाया कि महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से उन्होंने महिला कोर वोटर को साधने की कोशिश की। वहीं जो माटी की बात थी, उसको उन्होंने टारगेट किया, और उन्होंने ये खुलकर कहा कि बंगाल की धरती में पैदा हुआ व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो यानी इसका मतलब प्रशांत, जो एसआईआर का मुद्दा जो ममता बनर्जी इतने जोर शोर से उठाती रही, 91 लोगों के नाम कट गए, उन्होंने कहा कि अगर हम ये आवाज नहीं उठाते, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते, तो 30 लाख लोगों के नाम जुड़ते भी नहीं। तो यानी ये कहीं मैटर नहीं किया? बिल्कुल ये मैटर किया। एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा था। अभी ऋषिकेश मथुआ समाज की बात कर रहे थे, जो कि नदिया जिले के बनगा के पास में ठाकुर द्वार है, वहां पर ठाकुर बाड़ी कहते हैं उसको, और वहां पे मथुआ समाज रहता है। सीए के जरिए जो है नागरिकता देने की बात की गई, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे, एक बड़ी संख्या थी जिनके नाम कट गए। वहां पे 90,000 से लेके 1 लाख तक के मथुआ समाज के लोगों के नाम कटे हैं वहां पर, और सीए की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई। तो वो फैक्टर दिखा है। हिंदू वोटर्स लगभग 40% के करीब कटे, और उसमें वो नाराजगी भी दिखी, और वो नाराजगी सीधे तौर पे बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन
मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पे आपको वोटिंग ट्रेंड को समझना होगा। 50% के साथ में बीजेपी 2019 के बाद से लगातार कब्जा बनाई हुई है हिंदू वोटर्स के ऊपर। इस बार जो शहरों में, अगर पिछले 2021 के शहरी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो वोटिंग ट्रेंड के अंदर लगभग 68 से 70% वोट पड़ा था शहरी वोटर्स में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपके कोलकाता टाउन की बात कर रहा हूं, मैं बैरकपुर की बात कर रहा हूं, मैं या उसके आसपास की जो सैटेलाइट टाउन है उसकी बात कर रहा हूं। अगर ये वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, जिसमें पहले ये कहा जाता था, ये नैरेटिव सेट किया गया, इसकी हकीकत कितनी है ये नहीं जानते, लेकिन लोग खुली मतलब दबी जुबान पे बोलते हैं कि लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था। जैसे कि कोई अगर मारवाड़ी कम्युनिटी है तो उसकी बिल्डिंग के नीचे जो है कुछ लोग बैठ जाते थे और उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था। इस बार उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर आई और चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, उसकी वजह से वो वोटर भी बाहर आया है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो वोटर अगर बाहर आया है तो उसने 2019 से जो उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा था या फिर उसको प्रेशराइज किया जा रहा था, क्या वो वोट एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ा रहा है। तो ये तमाम पहलुओं को हमें समझना होगा। और जो खास तौर से अगर हम पश्चिम बंगाल के रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। वहां पे बीजेपी का संगठन और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो नदारत है, वो ग्राउंड पे नहीं है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एहतेशामुल हक साहब, यहाँ तो कल के एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद यहाँ पर बीजेपी तो साफ कह रही है 4 मई दीदी गई, खेला खत्म। देखिए अभी पूजा जी 4 मई में 4 दिन बाकी है और ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और चौथी बार समझ लिए कि 4 मई को देखेंगे 12 बजे तक 1 बजे तक सभी चैनलों के माध्यम से ये पब्लिश हो जाएगा कि दीदी फिर से चौथी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अभी आपके संवाददाता जिस हिसाब से प्रशांत गुप्ता बोल रहे थे कि हाई राइज बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं उनको तृणमूल के नेता या तृणमूल के कार्यकर्ता उनको वोट डालने की ये नहीं करते थे, डराते थे, धमकाते थे। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये गलत बात उन्होंने कहा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए ये मौलिक अधिकार सभी को दिया गया है, हमारा फंडामेंटल राइट है और हमें संविधान ने दिया है, किसी को क्यों वंचित किया जाएगा, रोका जाएगा। सबसे पहली बात ये बात तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए लगातार आपसे हमेशा डेली सुबह 10 बजे बैठ कर करके जो भी होता है अप टू डेट आपसे हम शेयर करते हैं। लेकिन ये चुनाव का जो एग्जिट पोल जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है पूजा जी, ये एग्जैक्ट नहीं होगा और सपना साकार नहीं होगा। हम लोगों ने जिस हिसाब से अभी आपके एक संवाददाता बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो लक्ष्य भंडार के रूप में 2,62,000 माताओं बहनों को जो डायरेक्ट अकाउंट में 1500 से 1700 रुपया देते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार 5 वर्षों से हम लोग एफोर्ड कर रहे हैं महिलाओं माता बहनों को। तो हम लोगों ने बहुत योजनाएं की, आज की बात योजनाएं के ऊपर नहीं योजनाओं की घोषणा तो बीजेपी ने भी बहुत किया है। हो सकता है लोग सोच रहे हैं भाई दूसरे राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से घोषणाएं की उनको मिल भी रही है पूजा जी, और आपसे ज्यादा आप 1500 दे रहे हैं, वो 3000 प्लस सरकारी नौकरियों में आरक्षण। यहाँ तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पर जब पोलिंग हो रही थी तब भी कई युवाओं के बीच हमारे भी सहयोगी गए, रोजगार को एक बड़ी समस्या तो वहाँ के युवा बता रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे या युवा थे। हाँ पूजा जी मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करते चलो। दिल्ली में इन्होंने जब सरकार बनाने से पहले इन्होंने माताओं बहनों तो वादा किया था कि हमारी सरकार बना दी 2,500 रुपया दूंगा। आज सरकार वहां बने हुए काफी दिन हो गए लेकिन अभी तक 2,500 रुपया भी नहीं आया है। और उसी के हिसाब से बिहार में 10,000 माताओं बहनों को दिया गया है, जो 10,000 वापस ले रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पैसे वापस कर दो। तो देखिए ये बात तो खैर जो भी वोटिंग हुई वो तो वापस चली गई है, वो मांग रहे थे। अब जो इस पर आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, देखिए ये आकलन है, ये एक आकलन है, ये आकलन अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका जो है 4 ही तारीख को फाइनलाइज होगा और 4 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है कि 200 प्लस सीट लेकर के चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने। सुन रहे हैं अनिला जी, 230 235 का जो आंकड़ा है वो तो ऑलरेडी जो है शशि पांजा भी कह चुके हैं 235 सीटें हमें मिल रही हैं। आपको तो 50 से भी कम आप उस पर हासिल कर पाएंगे। और आप यहाँ इन एग्जिट पोलों को इतना एग्जैक्ट कैसे मान रहे हैं? मेरी सभी को राम राम। और आज भगवान
नरसिंह जी की जयंती है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी व्यूअर्स को। देखिए, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, टाटा दीदी अपनार काज बांग्ले शेष एबार अपनी आराम करूं। देखिए, अब नहीं समझ में आया हक साहब को तो मैं क्या कर सकती हूँ। हक साहब को हक साहब, मैंने ठीक कहा है और अब आप मान लीजिए, दीदी को कन्वे कर दीजिएगा इसको। अपना काज बांग्ले शेष, अब आराम करें वो बैठकर। तो ऐसा है कि किसी के कहने या ना कहने से जो वोट पड़ गए हैं, ईवीएम में जो बटन दब गए हैं, जबकि ईवीएम के बटन के ऊपर टेप लगाया था बीजेपी के सिंबल पे, ये भी हम सब लोगों ने देखा है। वो तो उसके ऊपर ये कहना कि नहीं ये होगा वो होगा, ठीक है, एग्जिट पोल है। मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल है कि नहीं ये तो 4 मई को पता चल जाएगा। परंतु ये है ना कि नब्ज जब देखी जाती है, नाड़ी देखी जाती है, तो इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एहसास हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिलीव करो, आपका मन है, ऐसा इस बार आपको क्या लग रहा है जी कि भाई, ऐसा आपको इस बार क्या लग रहा है कि हवा आपके पक्ष में बहती दिख रही है? बंगाल की धरती बोल रही है ना। बंगाल जो है क्रांति की भूमि रही है, सांस्कृतिक भूमि रही है, मान देश भक्तों की भूमि रही है। परंतु दुर्भाग्य, देश जब आजाद हुआ तो इसको 3-3 त्रासदियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का करना पड़ा, वामपंथियों का करना पड़ा और फिर तृणमूल कांग्रेस का करना पड़ा। बंगाल की भूमि की जो ऊर्जा है उसके ऊपर पानी डालने का कार्य इन लोगों ने किया है। एक नेशनलिस्ट फॉर्म है ये। वहां पे किस प्रकार की क्या क्या भूमि बना दी इन्होंने, कार्टल वाली, इस प्रकार से, जहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीत गाने चाहिए, गुनगुनाने चाहिए, वहां पे बम धमाके। नहीं तो इस बार ऐसा क्या बदल गया? 91 लाख लोगों के नाम कट गए एसआईआर से। महिलाओं के बेस पर आप कह रहे हैं कि भाई महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। भाई ये मुद्दे तो बिहार में भी था, ये मुद्दा तो महाराष्ट्र में, महिला सुरक्षा को लेकर तो हर राज्य में आवाज उठती है। लेकिन बात यह है जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं, जिसके बेस पर आपने इतने राज्यों में सत्ता हासिल की है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जब वो आपको वहां बेनिफिट दे सकती है तो यहाँ बंगाल में ममता को क्यों नहीं? वो तो 4 साल से दे रही हैं। नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं अपने हर टर्म में किस प्रकार से दे रही हैं और किस प्रकार से बलात्कारियों के साथ, चाहे वो संदेश खली का मामला हो, चाहे आरजी मेडिकल कॉलेज का मामला हो, कैसे बलात्कारियों के साथ वो खड़ी हुई दिखाई दी है। देखिए, ऐसा है कि महिला सुरक्षा का तो मुद्दा है और वो मैं हमेशा किसी भी राजनीतिक दल और सत्ताधारी सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उससे ऊपर उठकर मैं देखती। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मतलब ममता दीदी ने जमीन ही नहीं दी फेंसिंग करने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए, क्योंकि उनको वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स लाने थे, बसाने थे, अपने वोटर बनाने थे। वोट कटने की बात करते, क्या इकलौता पश्चिमी बंगाल है जहां पर एक ट्रांसपेरेंसी के तहत जो वाकई में हमारे भारत के नागरिक हैं, हाँ, वो रहे और बाकी जो है उनकी छटनी हो गई, 27 लाख जो वोट नहीं दे पाए बिना किसी कारण के। पूजा जी होल्ड ऑन, अनिला जी, समय थोड़ा सा कम है ना मेरे पास, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्यों जो 27 लाख जो लोग वोट नहीं कर पाए, बिना, अभी विचाराधीन हैं, अभी उन्हें नहीं कहा गया कि भाई आप नागरिक नहीं है या आप वैलिड नहीं है, अभी कोई ऐसा घोषित नहीं किया गया उनको। नहीं, मैं एक चीज कहती हूँ ना कि क्या केवल पश्चिमी बंगाल में एसआईआर हुआ है? क्या केवल पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार के वोट कटे हैं या विचाराधीन है? बाकी प्रदेशों में हुए हैं कि नहीं है? आपको हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी आपको याद होगा। परंतु यह है कि जब आप फेल होते हैं ना, तो आपको ठीकड़ा कहीं ना कहीं तो फोड़ना है। अब ईवीएम मशीन पे फोड़ते रहते तो आपने तो मान लिया है, जनता ने कबूल करना बंद कर दिया है। अशोक यादव यहाँ अनिला सिंह जी ने तो मान लिया है कि फेल हो गई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। नहीं पूजा जी, हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो ये कविता जो है भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ये भाजपा वाले इसमें गा रहे हैं कि जहां जाते हैं वहां यही कविता गाते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, जीत भी तो हासिल करते हैं, जीत भी तो हासिल कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए जिस तरह से जीत इनको हासिल हो रही है, आपने देखा होगा 4 मई 2024 का दिन भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी बदल दिया और तब से वो इस रणनीति पे काम करते हैं कि एसआईआर के माध्यम से विपक्षी वोटरों के नाम काट दो।
ताकि विपक्ष के वोटर अपने अपोजिशन के पार्टियों को वोट ही न दे पाए, तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और उसके बाद मोदी जी आएंगे बड़े शरत पे और बड़ी बड़ी होर्डिंग विज्ञापन चिल्ला चिल्ला कहा मोदी जी की नीतियों की विजय, मोदी जी की नीतियों। अरे भैया, देश समझ रहा है कि कितना मोदी जी की नीतियों की विजय की बेईमानी की तो विजय। बंगाल का तो 4 मई को इलेक्शन ही ममता वर्सेस मोदी बनकर रह गया। नहीं, वो देखिए पूजा जी, मैं तो यही कहूंगा कि ममता वर्सेस मोदी अब तो नहीं, हर चुनाव ममता वर्सेस- बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है। देखिए, मोदी जी को सामने किया जाता है, लेकिन हाँ। मोदी जी के पीछे कौन रहता है? अब ममता वर्सेस चुनाव आयोग वहां पर है, ममता वर्सेस मोदी नहीं है। अब ममता वर्सेस चुनाव आयोग है, 4 मई को चुनाव आयोग हारेगा। बीजेपी की तो कहीं फील्ड में बीजेपी है तो ही कह नहीं। रही है ये चुनाव 4 मई जनता वर्सेस ममता था। नहीं, ये चुनाव ममता वर्सेस चुनाव आयोग था और चुनाव आयोग ही है। और जहां पे यहाँ पे महिला सम्मान की बात हमारी बहन जी कर रही थी, इनकी विधायक और अनुपमा जायसवाल जी, जैसे उन्होंने उनका चेहरा झुलस गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम वाला जो उनका प्रदर्शन था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जी का पुतला जला रही थी। और ऐसी शालीनता, ऐसी उदारता और ऐसा महिला सम्मान भारतीय राजनीति में पूजा जी बिरले नेताओं के पास होगा, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने दिखाया कि वो उनकी पुतला फूंकने वाले महिला के सामने जाके नतमस्तक हुए, उनका हाल चाल लिए। तो ये महिला सम्मान होता है भाई। मोदी जी क्यों नहीं चले आए? योगी जी क्यों नहीं चले आए? खाली महिला सम्मान का ढिढोरा पीटते हैं, महिला सम्मान का विज्ञापन करते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जब सम्मान दिखाना होगा तब वहां पर जो पीछे हो जाते हैं। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे थे 543 से 543 में 33% आरक्षण दे दीजिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्ष के दल मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको महिलाओं को धोखा देना था, आरक्षण नहीं देना था। और रह गई बात पश्चिम बंगाल पे, मैं फिर आऊंगा कि जिस तरह से वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वहां पर हथकंडे अपनाए हैं, चाहे एथिकल हो चाहे नॉन एथिकल हो, सारे हथकंडों को पश्चिम बंगाल की जनता ने धूल धूसरित करने का काम किया है। और दूसरी बात, जो वोटिंग परसेंटेज तो आपको लग रहा है कि ठीक है, साम दाम दंड भेद सब किया, बंगाल जीत लिया, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी ने? नहीं, जीत नहीं लिया। मैंने तो कहा कि 4 मई को चुनाव आयोग हारने जा रहा है वहां पर, और 4 मई को वहां की जनता जीतने जा रही है, क्योंकि जनता समझ गई। आपने, मैं उसी बात को कहने जा रहा था, जो 5-6% वोटिंग परसेंटेज जो रेस हुआ है, वो जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग डर के मारे किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नागरिकता छीन ले। सब ये इस कदर के जनता के अंदर इन्होंने भय पैदा किया। जो कह रहे हैं ना कि टीएमसी के गुंडे जो डराते थे, ये सब फर्जी बातें हैं। सब लोग चुनाव जो वोटिंग करने जाते थे। रोहित अग्रवाल, जवाब दीजिए भाई। ये तो बात, लोग तो निकले हैं और बड़ी संख्या में घर से निकले हैं, वो जो वोटर टर्नआउट है वो तो दिखा ही रहा है। एसआईआर के डर से निकले क्या? नागरिकता चली जाएगी, और अगर ऐसा डर ही था तो आप समझ जाइए किसके अगेंस्ट जाएगा वो। देखिए पूजा जी, जब जनता बदलाव ठान लेती है तो हर सत्ता को झुकना पड़ता है, और बंगाल की जनता ने वही बदलाव की राह पकड़ी है। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष जनता का जो टर्नआउट है उसकी बधाई देने की बजाय उसको डर की संज्ञा दे रहा है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब वहां पे एक साफ सुथरा चुनाव होने लगा, क्योंकि वहां पे कितनी हिंसा होती थी, लोगों में डर होता था कि चुनाव बूथ तक हम जाएंगे, वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके यूपी से एक आईपीएस कैडर अधिकारी को भेजा गया था, वो वहां प्रत्याशियों को कैसे धमका रहे थे, खूब वीडियो वायरल हुआ है। नहीं, वो धमका रहे थे, ये विपक्ष की भाषा हो सकती है, परंतु सत्य ये है कि उनको बताना पड़ेगा विपक्ष को कि उसमें क्या गलत कह रहे थे। अगर वो कह रहे हैं कि आप हिंसा मत करिएगा, आप लोगों को मत डराइए, तो इसमें इन शब्दों में कहां पे मतलब बुराई कहां पे उनको दिखाई पड़ रही है विपक्ष को? ये विपक्ष का डर है। असल में विपक्ष के गुंडों को रोका गया वहां पे, तो ये उनकी संज्ञा दी हुई है कि साहब वो डरा रहे थे, वो डरा रहे थे उन गुंडों को जो वहां पे गुंडाई करके वोट डलवाना चाहते थे। तो अब सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता ने ठान लिया है और एक बदलाव की राह पे, एक स्वच्छ विकास की राह पे बंगाल चलने को तैयार है, एक सुशासन की राह पे बंगाल चलने को तैयार है, यूपी मॉडल पे बंगाल चलने को तैयार है। अभी तो एग्जिट पोल आए रोहित जी। नहीं, एग्जिट पोल आए हैं, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं जो एग्जिट पोल आए हैं, असल में मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जीत वो एनडीए को देने जा रहे हैं। एग्जिट पोल जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इससे बहुत बड़ी जीत आप एनडीए की देखेंगे, और आपको दिखाई पड़ेगा कि 4 मई को पहली बार देश में जीत के बाद लड्डू की बजाय झालमुरी बटेगी, और पूरे बंगाल के अंदर और पूरे देश के अंदर झालमुरी बटते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। चाहे वो असम की जीत हो, असम में भी इस बार आपको झालमुरी बटते हुए दिखाई पड़ेगी। और जिस तरीके से वहां पे डर भय का माहौल था बंगाल के अंदर, उसको अब जनता समाप्त करने जा रही है, और एक बार वहां पे भी सुशासन की सरकार शेप ले रही है। और जिस तरीके से बंगाल के अंदर गुंडई लठ के दम पे
चुनाव लड़े जाते थे, हिंसा की जाती थी। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि सुशासन के दम पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है, गुंडाई को नकारा जा सकता है, जनता को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ये चुनाव आयोग ने वहां पे कहीं ना कहीं दिखाया है। और आप देखिएगा कि 4 मई को कहीं ना कहीं झालमुरी बटते हुए दिखाई पड़ेगी। और टीएमसी के जो हमारे मित्र हैं, जो दिन में ना जाने कौन से रंग का पानी पी रहे हैं, अभी डिबेट के ऊपर मैंने देखा, वो पता नहीं कौन से रंग का पानी पी रहे हैं, ये इस पानी में ही मदहोश दिखाई पड़ेंगे आपको। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि टीएमसी अब छुट्टी के मूड में आ जवाब चुकी है। दीजिए। और डिबेट पे भी ये छुट्टी ही मना रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, कौन छुट्टी मनाने जा रहा है? देखिए पूजा जी, 4 मई को नतीजे आएंगे और चौथी बार प्रचंड बहुमत से ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एग्जिट पोल पे क्यों इतना खुश हो रहे हैं, उसका कारण है ना, उसका कारण है गणेश कुमार। क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की अब हिम्मत नहीं है कहीं पे भी चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले सरकारें बनाने का काम अमित शाह साहब करते थे, अब अमित शाह साहब से वो काम लेके भारतीय जनता पार्टी ने गणेश कुमार को दे दिया है। गणेश कुमार ने इनको हरियाणा जितवाया, गणेश कुमार ने दिल्ली जिताया, गणेश कुमार ने महाराष्ट्र जितवाया, गणेश कुमार ने बिहार जितवाया। अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी थी पश्चिम बंगाल जिताने की। तो गणेश कुमार पे इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है, इनको लगता है कि गणेश कुमार पश्चिम बंगाल जितवा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इतना जो हैवी टर्नआउट हुआ है, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट थी टीएमसी की सरकार के लिए और ममता बनर्जी की सरकार के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों को बार बार भारतीय जनता पार्टी इंसल्ट करी थी। पिछले कई सालों से लगातार उनकी इंसल्ट की जा रही है, उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उन्हें रोहिंग्या बताया जा रहा है, जबकि वो लोग स्थानीय निवासी हैं। और इनसे पूछिए कि अभी तक इन्होंने कितने घुसपैठियों की पहचान करी, कितने रोहिंग्यास की पहचान करी, पूछेंगे तो जवाब नील बटन नील है। पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी के, केंद्र में इनकी सरकार है 14 साल से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम अमित शाह का है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी देने का काम नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का है। लेकिन कहते जी ममता बनर्जी जी बंगाल में माइग्रेट करा रही है, घुसपैठियों को ला रही है। अरे सरकार आपकी, बॉर्डर सिक्योरिटी आपका काम है, अमित शाह का काम है, ये ममता बनर्जी का काम थोड़ी है। ममता बनर्जी का काम जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालना है। और भारतीय जनता पार्टी वालों को लग रहा है कि गणेश कुमार ने 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 90 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दी, फिर भी ये लोग सरकार बना देंगे। इस बार पश्चिम बंगाल के लोग एक नजीर साबित करने जा रहे हैं। और देखिए, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के कानून को अगर जिंदा रखना है तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जरूरी है। इस देश में 2 नेता हैं, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनसे तीख के सवाल पूछते हैं, महंगाई पे, बढ़ती बेरोजगारी पे। एक के हाथ से तो सत्ता चली गई ना, एक के हाथ से तो सत्ता चली गई। मैंने क्या कहा, जैसे दिल्ली में इन्होंने करा, दिल्ली में हमारी सत्ता तो इन्होंने छीन ली। दिल्ली के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को खत्म करना था, अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद करना था, आम आदमी पार्टी को खत्म करना था। दिल्ली में इनकी चोरी, इनकी मक्कारी, इनकी सीनाजोरी चल गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी तो आप यही आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गणेश कुमार के साथ। वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं पहले चुनाव सरकारें बनाने का काम अमित शाह का था, फिर गणेश कुमार का हुआ। अब गणेश कुमार यहां से इनके फेलियर बॉय साबित होंगे, जैसे अमित शाह साहब। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव, एक बात समझना चाहूंगी, क्योंकि कल जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे, नेशनल चैनल्स और जो है जो अखबार हैं उसमें जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, रीजनल चैनल्स के भी एग्जिट पोल देखे तो वो टीएमसी की सरकार बनाते दिख रहे थे। एक ये डिफरेंस भी रहा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है पूजा की, एक ही नेटवर्क के रीजनल चैनल जो बांग्ला के हैं, उन्होंने टीएमसी को काफी बढ़त, 100 सीटों से ज्यादा बीजेपी पर बढ़त दिखाई। उनके जो राष्ट्रीय चैनल है, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर वो आंकड़े को दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। लेकिन देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जिट पोल किसी का सही किसी का गलत हो सकता है। मैं जो बात देख करके आया हूँ, जब एक कंपनी जिसमें कि एक एजेंसी जिसमें कि सैकड़ों लोग जाके काम करते हैं, वो गलत सही होते रहते हैं, तो मैं तो अकेला आदमी, अकेला कैमरामैन, अकेला माइक के साथ घूमता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन एक बात तो है, नतीजा जब 4 मई को आएगा तो इस बार न तो टीएमसी को और न तो भारतीय जनता पार्टी को, यह आज इन लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिल सकता है कि इस बार चुनाव में कहीं कोई धांधली हुई है। हालांकि टीएमसी कुछ कह सकती है कि इतने लगाए गए, उतने लगाए गए, लेकिन अगर टीएमसी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी उसे नैतिक रूप से
किसी तरह का कुछ ये नहीं कहना चाहिए कि इस बार किसी तरह की कोई कमी रह गई है चुनाव में, मतदान में, व्यवस्था में, सुरक्षा में। और हमने देखा भी है 2.5 लाख पुलिस का 2.5 लाख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग वहां पर हैं और 92-93% मतदान हुआ इतने बड़े राज्य में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो ये है कि कुल मिलाकर के जो वोटिंग हुई है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें अब इस बात की कहीं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी कि जो भी जीता है, अगर बीजेपी जीतती है तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी की जीत में कुछ ना कुछ धन जन बल का इस्तेमाल होता रहा है, कुछ रिगिंग होती रही, कुछ होता है। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो फिर ये माना जाएगा कि दरअसल बंगाल की नेता वही है और उनकी जीत कभी कोई तुक्केबाजी और जबरदस्ती की नहीं थी। दरअसल वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं और अभी भी उनके साथ मेजॉरिटी खड़ी है। अब बात आती है जो एग्जिट पोल की कल शाम से ही आए हैं और उसकी चर्चा हो रही है, हर तरफ हो रही है। मैंने एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल होता है इस तरह के शोर में जब एक अकेला आदमी हो, एक पत्रकार के तौर पे जाए तो जो अपने देखा है उस बात को कह पाना। क्योंकि मुझे याद है 2021 के आप निकाल के देख लीजिए एग्जिट पोल, इसी तरह के एग्जिट पोल आए थे और 3 मई को उसका मतगणना होनी थी। इस बार 4 मई को है, तो भी इसी तरह की बातें हो रही थी। तो उस बार भी मैंने ये कहा था कि मैंने जो देखा उसमें टीएमसी सरकार बनाती दिख रही है। और इस बार भी मैं ये बात कह रहा हूं कि 2021 में ममता बनर्जी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दे रही थी और 2021 में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ इतने कंसोलिडेटेड नहीं थे। और तीसरी बात, ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के 10 साल के बाद, ठीक है राजीव मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त है। तो देखिए एग्जिट पोल के जिस तरह से आंकड़े आए हैं उसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान बने हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी बने हुए हैं और एग्जिट पोल को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावे सच साबित होंगे वो देखना होगा क्योंकि एग्जिट पोल में बढ़त बीजेपी को मिलती दिख रही है। और इस बार फिर क्या टीएमसी और क्या जो 2021 वाला हाल ही 2026 में होगा, ऐसे दावे टीएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गलत साबित होते हैं या नहीं, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आकलन और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एहतेशामुल हक साहब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इस बार मुद्दा आपने देखा तो SIR का मुद्दा, चुनाव आयोग को घेरा, यहां अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई तो वो आपने एक मुद्दा बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये नतीजों में या ये कहें वोटर टर्नआउट में जिस तरह से इसका रिजल्ट रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला रहा। SIR के तहत लग रहा था कि आपको वोट कट गए हैं, जनता में नाराजगी है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। यहां पर रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटर टर्नआउट हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को लेकर हम जनता के बीच, हमारे तमाम सहयोगी जा रहे थे, राजीव भी जनता के बीच थे, लोग इसे बहुत पॉजिटिवली ले रहे थे कि भाई इससे पहले ऐसा माहौल नहीं देखा, घर से नहीं निकल पाते थे। देखिए जो भी टर्नआउट हुआ, जो भी समझ लिए लोग घर से बाहर निकले, आज समझ लिए 92.8 पहले फेज में हुआ, 92.4 अभी जो सेकंड फेज में कल की जो वोटिंग हुई। तो देखिए ये SIR के खिलाफ जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की बंगाली जनता की स्मिता, बंगाली जनता की मत का देने का अधिकार छीन रही थी, उसके खिलाफ में समझ लिए लोग उतर कर करके भारी मतों से समझ लिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दिए हैं। और ये 4 मई का दिन जब पूजा जी होगा, ठीक 1 बजे का समय होगा, 230 सीट हम लोग लेके आएंगे। ये जितने भी जनता लोग जो आगे बढ़ के आए हैं, वोट की बम्पर जो वोटिंग हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजन है भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट देने का भी प्रक्रिया जो है वो छीनने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट में समझ लिए पश्चिम बंगाल के लोग, हर एक आदमी, इसलिए कि उनको डर है, उनको दिल में खौफ है कि अगर मैं वोट नहीं देता हूं तो हो सकता हूं मैं भारत का भी नागरिक नहीं कहला पाऊंगा। इसलिए ये लोग पूरे देश के लोगों को सिर्फ कागज ढूंढने में आग लगा दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, देखिए आप जब सवाल कर रहे हैं तो हमारे क्या बोल रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता, आप जब 27 लाख लोग वंचित रह गए, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है
इसको भारतीय जनता पार्टी छीनने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट में यहाँ 92 पॉइंट से ऊपर पश्चिम बंगाल की जनता अपने मत का प्रयोग किए हैं और वो ईवीएम में बंद है। तो 4 इसका भी तारीख का इनडायरेक्टली दिन होगा। आपको एक क्रेडिट तो चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा ना। 2 चरणों में चुनाव कराए, आपने कहा कैसे होगा, चुनौती है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, करा दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी, बड़ी, ये भी ऐतिहासिक था, इतने बड़े नंबर्स में वहां पर जवानों की तैनाती की। देखिए पूजा जी, 92 पॉइंट से ऊपर समझ लिए वोटिंग हुई है, तो इसकी क्रेडिट सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता को जाती है। उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को उन्होंने अपना मत का प्रयोग किए और जो 4 तारीख को रिजल्ट होगा उसमें समझ लिए चौथी बार फिर से एक बार ममता अनिला बनर्जी की सिंह जी, सरकार जवाब बनने दीजिए। जा रही है। जी अक्सा, मैं तो आपसे एक बात कहूंगी, वो है मिथ्या कोथा बोला आर कन्नड़ा बंद करूं, स्टॉप इट नाउ। रोना और लाइज बोलना बंद कर दीजिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली देयर इज नो पॉइंट। अब तो एक चलिए, सेकंड ठीक है ना, साहब, आप एक- बोल एक- रहे एक- थे एक- तो एक- मैं ठीक आपके है, बीच में शामिल नहीं अक्सा। बोल रही थी ना, मैं नहीं बोल रही थी। मैं आप खामोश होइए। तो मैं खामोश हो मैंने रही तो थी। बांग्ला में यही बोला ना कि आप रोना और झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अब तो वो डल गया है ना, वो डल चुका है। बंगाल, अगर बंगाल बदलाव चाह रहा है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की पहचान ये है कि जो भी जनादेश हो उसको सर माथे पे लीजिए। आप जीतते हैं, हम आपको बधाई देंगे, और हम जीतेंगे तो आप हमें बधाई दीजिए। ये खूबसूरती है मेरे देश की, शायद बंगाल की भूमि भूल गई है, इसलिए उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और मेरा राष्ट्र मेरी धरा यही बतलाती है कि भाई अगर जीतते हो तो भी खुशी से उसको आप अपनाओ, और अगर हारते हो तो अपना काम अच्छा करो। ये जनता तय करेगी ना। अगर पश्चिमी बंगाल की जनता तय कर रही है कि नहीं इस बार जो है भाजपा की सरकार, तो आप लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ तो अभी रिजल्ट तो आने दीजिए ना, स्वीकार तो तभी करेंगे। अब स्वीकारेंगे, बाकी जनता ने स्वीकारा है, नकारा है, तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। ये पर पूजा जी, मैं एक बात कहूंगी, आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं, बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पश्चिमी बंगाल में एक हलाल हिंदू की हार हो। जो टीएमसी की नेता है वो एक हलाल हिंदू हैं। अभी मैंने अखिलेश यादव जी, जो खुद एक हलाल हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनकी बहुत ज्यादा पैरवी करते हुए दिखाई दिए। अब हलाल हिंदुओं की हार जो है ना, एक के बाद आप देखते रहिएगा। अभी तो आप तमिलनाडु में भी देखिएगा, तमिलनाडु में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखा रहे हैं, परंतु आप देखिएगा कि तमिलनाडु में जो डीएमके है उसका क्या हाल होने वाला है। तो हलाल हिंदुओं की जगह जो है भारत की धरा पे अब जो है बहुत ही संकुचित होती जा रही है। चलिए, एक और नया वर्ड यहाँ इजाद हो गया। अशोक यादव, देखिए ऐसा है पूजा जी, कोई भाजपा के प्रवक्ता बैठे, कोई अश्लील बात न बोले, कोई गलत बात न बोले चैनल पर, तो ये बड़ा मतलब बड़ा अजीबोगरीब बात होती है। आखिर में जाते जाते अनिला जी ने बोल ही दिया अपना, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि जो 93% वोटिंग हुई है, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी SIR है वो। और वो एंटी SIR वोटिंग जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग और भाजपा को जवाब देने के लिए हुई है। और भाजपा के जो सेलिब्रेशन चल रहा है ना, अभी हमारे भाई साहब ने बोला, जो है अग्रवाल साहब ने, कि झाल मुड़ी बटेगी, लेकिन भाजपा का जो वार रूम है वहां पे सेलिब्रेशन जिस बात का चल रहा है, ये इस बात का है कि भैया 91 लाख वोट काट दिया आपने और 27 लाख लोगों को पेंडिंग डाल दिया गणेश जी ने। तो अब तो हमारी जीत पक्की है। और झाल मुड़ी के साथ जो बिहार में बैन पेय पदार्थ है वो भी ये लोग अपना एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन 4 मई को सारा एंजॉयमेंट आपका खत्म हो जाएगा। चाहे झाल मुड़ी हो, चाहे उसके साथ पेय पदार्थ हो, जितना भी आप लोगों ने वहां पे जहर बोया है, जितना भी वहां पे आपने लोकतंत्र को कुचला है, सबका हिसाब पश्चिम बंगाल की जनता ने वोटिंग करके लाइन में लग के और ईवीएम के माध्यम से दिया है। देखिए, पोलराइज करने की तो कोशिश दोनों तरफ से की जाती है, दोनों ही तरफ से होती है, इसलिए वहां पर हिंदू मुस्लिम इतना होता है चुनाव आते ही। इसके लिए कोई एक पक्ष तो जिम्मेदार नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो भाजपा करती है, हमारे देश का कभी कल्चर रहा नहीं हिंदू मुस्लिम का। ये भाजपा अपने मतलब राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत अपनी यूएसपी है हिंदू मुस्लिम, लेकिन हमारी जनता कभी हिंदू मुस्लिम में नहीं बटी। हमारी जनता देश के लिए काम करती, देश के लिए वोट करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी यही काम हुआ है, वहां चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो एकदम एंटी बीजेपी, एंटी। अरे यहाँ पर आपका पूरा इंडिया गठबंधन तो एक हो नहीं पा रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी? वो कह रहे हैं ये जो ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ ये पूरा ममता के खिलाफ हुआ है। नहीं, देखिए अब अधीर दादा की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है
कि वो हिंदुस्तान की जनता ने उसको टॉप 3 पार्टी बनाया है। नहीं, सवाल हमारे उठाने नैतिक वाले गैर ही नहीं है ना, विपक्षी नहीं, अपने भी हैं। ठीक है, वो उनका लोकल इशू है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां जहां भाजपा को हम हरा सकते हैं वहां वहां उस पार्टी को सहयोग करेंगे जो इंडिया गठबंधन का हमारा साथी है। और पश्चिम बंगाल में हमारा जो टीएमसी हमारी साथी इंडिया गठबंधन की, वो भाजपा को हरा सकती है, इसलिए समाजवादी पार्टी वहां पर उनके साथ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा सकती थी, दिल्ली में उनके साथ थे, और जहां कांग्रेस हरा सकती है भाजपा को, वहां पे हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। ऑल ओवर हम पूरे इंडिया में हमारी जो 3rd रैंकिंग है जनता के आशीर्वाद से, उसके हिसाब से हम एंटी बीजेपी जहां जहां जो हरा सकता है वहां समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। यही हमारी स्ट्रेटजी है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां पर पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि लोकतंत्र के हत्यारों को, संविधान के हत्यारों बिल्कुल, को राष्ट्र किसी तरह सर्वोपरि सत्ता है, से देश सर्वोपरि है, सब एक हैं, सब भारत के वासी हैं। फिर ये नए नए अनिला जी, ये कौन कौन से शब्द आप इजाद करते हैं? हिंदू हिंदू होता है, हलाल हिंदू, बिल्कुल सही बोल रही पूजा जी। हलाल का भाई, जब हलाल लिपस्टिक, हलाल मैगी, हलाल सीमेंट, हर चीज हलाल है, तो जो अखिलेश यादव जी जैसे, ममता दीदी जैसे हिंदू हैं, वो अपने माथे पे चिपका कर चलते हैं, मुसलमानों हमारा इस्तेमाल करो। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे भाई हिंदू और मुसलमान में कोई, भाई सब एक है, हमारी तो धरती पे कभी इनको अरे जाके इतिहास पढ़िए आप। मैं किसी इतिहास को विकृत अरे आप जब लोग आपके नहीं 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 नहीं, ये राजनीति तो आपके भी नेता कर रहे नजर आते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे ना, मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, ये किसने कहा था? अनिला जी, अनिला जी आम किया, और आप कह रहे हैं कि एक है। अनिला जी, ये राजनीति तो आपके नेता भी बंगाल की ही धरती पर खूब कर रहे हैं ना। शुभेंदु अधिकारी का ही बयान था, मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर उखाड़ फेंकेंगे। किसका बयान था अनिला जी? नहीं देखिए, ऐसा है कि आरती उतारे क्या? अगर सामने से कोई मुसलमान है और अगर वो गलती कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहा है, बलात्कारी है, अपराधी है, उसकी आरती उतारूं? क्योंकि वो मुसलमान है। आदतें बिगाड़ी इन हलाल हिंदुओं ने, क्योंकि इनको वोट चाहिए। मैं चाहूंगी एक बार राजीव आप आइए और थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस पर आप विश्लेषण करें। पोलराइजेशन को लेकर बंगाल चुनाव में ये लग रहा है वाकई में पोलराइज हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हिंदू मुस्लिम में चुनाव हुआ है। पोलराइजेशन मुझे नहीं लगता। अब उसका नतीजा सामने आएगा। जिस तरह के एग्जिट पोल है, अगर नतीजा वैसा आता है तो दो बातें तय हैं कि जो पानीहाट, जो आरजी कर की घटना है, जो संदेश खाली की घटना है, ये जो 2-3 घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, इसका मतलब है कि उन घटनाओं का महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा बनस्पति 1500 रुपए के। और अगर टीएमसी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो माना जाएगा कि महिलाओं में 1500 रुपए का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। और अगर एग्जिट पोल की तरह नतीजे आते हैं तो इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ। अगर मुसलमानों ने ममता बनर्जी के साथ एक पक्षीय वोटिंग की है तो हिंदुओं में भी एक बड़े वर्ग ने एक पक्षीय वोटिंग की है। जैसा एग्जिट पोल आता है और वैसे ही नतीजे आते हैं। और एग्जैक्ट पोल अगर उलट आता है तो जैसा मैं मानता हूं कि उस तरह से पोलराइजेशन शायद नहीं हुआ जमीन पर, जैसा होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, खास करके सेकेंड फेज में। बात ये है, ये अपराधी और ये गुंडा और ये जो आईपीएस गए हैं अजय पाल शर्मा, कहीं कोई बात नहीं किसी गुंडे के घर पर, किसी अपराधी के घर पर, उम्मीदवार के, लेकिन उम्मीदवार के घर पर अगर आप जा रहे हैं और हालिया दिनों में कोई एफआईआर, कोई घटना उसके पास नहीं है, तो इसका असर तो देखिए दूसरे तरह। और बंगाल के लोग गुंडागर्दी की भाषा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुम्हारे घर पे चढ़ जाऊंगा, उल्टा लटका दूंगा, इस भाषा को बंगाल के लोग पसंद नहीं करते, नहीं करते। वो आप जब बंगाल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, उसका रिएक्शन भी होता है। दूसरी बात, चूंकि हम लोग का काम है फैक्ट रखना, चाहे वो बीजेपी को अच्छा लगे, चाहे टीएमसी को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे। आप एडीआर की रिपोर्ट जानती हैं। एडीआर की रिपोर्ट हर बार चुनाव में एजेंसी है, जब उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड देते हैं तो एडीआर एक रिपोर्ट जारी करती है। तो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कि इतने उम्मीदवार हैं और इतने % आपराधिक चरित्र के हैं, और सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमा किस पार्टी के किस नेता पर है, और वो इस बार किस सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, और सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमों वाले कैंडिडेट किस पार्टी के हैं। एडीआर की रिपोर्ट में सब कुछ है, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूं।
बात यही है कि वो लोग जो टीएमसी में कुछ दिनों तक थे, ज्यादा दिनों तक थे और कुछ दिनों से बीजेपी में आए हैं, उन पे सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। वो टीएमसी में थे तो आपराधिक तत्व थे और वो बीजेपी से पहले जोड़ा फूल से मैं इस पे क्विक कमेंट चाहूंगी रोहित अग्रवाल का। रोहित अग्रवाल, देखिए पूजा जी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हम सब भारतीय हैं और एक ही भारत के अंदर आप दो लोगों का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि आप समाजवादी पार्टी वाले बंगाल में जाके कहते हैं कांग्रेस बहुत बुरी है, इसको वोट मत करना, टीएमसी को वोट करना, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कांग्रेस हमारी भाई है, इसको वोट कर दो। तो इस तरीके की जो समीकरण तो कोई नहीं, वहां पे ममता दीदी आ जाएंगी और प्रचार प्रसार कर लेंगे समाजवादी पार्टी के लिए। फिर कांग्रेस का क्या होगा? जो आप वहां पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ममता दीदी कहेंगी कि कांग्रेस को वोट दे दो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता को आपने समझ क्या रखा है। जनता को आपने बिल्कुल ही आपने घुमा फिरा के आपने जनता के साथ धोखा करने का काम समझ रखा है। ठीक है, घरेंद्र भारद्वाज, सभी को देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक बहुत गलत शब्द का उपयोग करा, हलाल हिंदू। अरे हिंदू हिंदू होता है, हलाल हिंदू कहां से? ये कैसे कैसे शब्द ढूंढ के लेते? अरे अब चुनाव खत्म हो चुका, अब आपका पॉलिटिशियन वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और आपने ये हलाल हिंदू कह के देश के 80 करोड़ हिंदुओं का अपमान करा है। आप जिन्ना जी को, आप अडवाणी जी को भूल गई। अडवाणी जी जिन्ना जी के बाजार पे गए थे, क्या वो भी हलाल हिंदू थे? मोदी जी दुबई में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, क्या वो भी हलाल हिंदू है? अमित शाह जी जब गुजरात जाते हैं तो टोपी पहनते हैं और बाकायदा अमित शाह साहब उसमें इफ्तार की पार्टी में जाते हैं टोपी पहन के। क्या अमित शाह जी भी हलाल हिंदू है? किस तरीके की बातें, किस तरीके की सोच, हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। अब भारतीय जनता चलिए पार्टी वो तो 4 मई को ही सामने आएगा। कोलकाता से मनोज पांडे भी बने हुए हैं। मनोज, इस वक्त क्या हलचल चल रही है कोलकाता में? जी पूजा जी, देखिए कि जब से एग्जिट पोल आया है और दोनों पार्टियों दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। टीएमसी भी कह रही है कि इस बार हम पूरी तरह से जितने 200 पार, यानी अभी भी जितने टीएमसी के नेताओं से बात हो रही है, मेरे सारे लोगों से उनका कहना है कि मेरा आंकड़ा 200 पार जाएगा। बीजेपी के तमाम नेताओं से भी बात हो रही है, उनका कहना है कि देखिए एग्जिट पोल आया है और कहीं 7 एग्जिट पोल में 5 एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ से है। लेकिन पूजा जी आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग का एक डाटा आया है और इसमें सबसे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने इस बार अपने मत का प्रयोग किया है। और जिस तरह से जो नाम कटे हैं, यानी करीबन लमसम 51 लाख के नाम जो कटने के बावजूद भी 30 लाख ज्यादा वोट इस बार पड़े हैं। हर बार का जो चुनाव आयोग का डाटा है, सबसे ज्यादा इस बार मतों का प्रयोग किया गया है। यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस बार महिलाएं कम से कम अपने घरों से निकली है। सारी लंबी कतारें हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं पुरुषों को पिछाड़ दी है, क्योंकि हमेशा से देखिए महिलाएं बंगाल की कहा जाता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। महिलाएं जिसको चाहती है उसी की सरकार बनती है। तो इस बार महिलाओं का ये बड़ा समीकरण है और महिलाएं किसको वोट दिए हैं, क्या की हैं, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा पूजा जी। लेकिन महिलाओं का बड़ा अहम रोल रहना है इस बार और महिलाओं का जिस तरह से बंगाल में चर्चा है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखिए मुस्लिम वोटर जो थे, जिस तरह से साफ तौर पे काफी मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम कटा है, हिंदू समुदाय के भी लोगों का नाम कटा है। लेकिन जितने वोट पड़े हैं मुस्लिम के, आपको बता दें कि पूरी तरह से सॉलिड ममता बनर्जी को ही पड़े थे। हुमायूं कबीर का एक बड़ा आंकड़ा था और हुमायूं कबीर जिस तरह से मुर्शिदाबाद से जहां से थे और अपनी सीट हुमायूं कबीर बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इस पे भी संशय बचा हुआ है। हालांकि वोट कुछ हुमायूं कबीर वहां उस 22 चलिए तो 4 मई का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने और इंटरेस्टिंग जो है इस जंग को बना दिया है। अब देखना होगा कि वहां की जो जनता है उसने क्या फैसला लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबर जा रही है।